चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे पुराने और सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष की, जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। हम ये समझेंगे कि ये क्या है और इसे खत्म करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई। और जो भी बातें हम यहाँ करेंगे वो सब सरकारी रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित हैं, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के माहौल में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी बताती हैं। तो आज हम इन सब पहलुओं पर गौर करेंगे, लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चुनौती की जड़ों और इसके पैमाने को समझते हैं। आखिर ये नक्सलवाद है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो इसकी जड़ें हैं माओवादी विचारधारा में, जिसका एक ही मकसद है, हथियार के दम पर, मतलब सशस्त्र विद्रोह के जरिए मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और सत्ता पर कब्जा करना। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 1960s के दशक में, और फिर कई दशकों तक यह आंदोलन अलग अलग गुटों में बंटता रहा, फिर जुड़ता रहा और फैलता गया। और इसका नतीजा लगभग 15 साल पहले इससे होने वाला जो मानवीय नुकसान था वो अपने चरम पर था। 1005 मौतें सिर्फ एक साल में। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा संकट था, और इसी वजह से एक बड़े रणनीतिक बदलाव की जरूरत महसूस हुई। तो सवाल यह है कि इस संकट से निपटने के लिए बदला क्या? 2015 में सरकार एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव योजना लेकर आई। तो ये एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच थी, मतलब एक दोहरी रणनीति, एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ विकास। मकसद ये था कि इस समस्या को दोनों तरफ से घेरा जाए। तो चलिए इस रणनीति के पहले पहलू को देखते हैं, सुरक्षा और इंटेलिजेंस। इसके तहत जमीनी स्तर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। जैसे 2019 से ही 320 से ज्यादा नए सुरक्षा कैंप बना दिए गए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ की तैनाती हुई ताकि जमीन पर पकड़ मजबूत हो। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर जोर दिया गया, और सबसे जरूरी, इनकी फंडिंग रोकने के लिए एक्शन लिया गया। इसमें एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी बड़ी एजेंसियों ने काम किया। और ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जहां 2014 में सिर्फ 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, वहीं 2025 तक 600 से ज्यादा। ये दिखाता है कि कैसे उन इलाकों में जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां स्टेट की मौजूदगी को मजबूती से स्थापित किया गया। अब आते हैं रणनीति के दूसरे पहलू पर, जो था एक मैसिव डेवलपमेंट ड्राइव। और ये एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूले पर आधारित था। इसको नाम दिया गया 3C फॉर्मूला। पहला सी कनेक्टिविटी, मतलब सड़कें। हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। इससे क्या हुआ? एक तो सुरक्षा बलों की आवाजाही आसान हुई, और दूसरा लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। दूसरा सी कम्युनिकेशन। इसके लिए लगाए गए मोबाइल टावर, ताकि लोग बाहरी दुनिया से जुड़ें और नक्सली प्रोपेगेंडा का असर कम हो। और तीसरा सी फाइनेंशियल कनेक्शन। इसके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस खोले गए। तो जब ये दो आयामी रणनीति लागू हुई, तो सवाल उठता है कि जमीन पर इसके नतीजे क्या रहे। तो अब नतीजों की बात करते हैं, और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो सामने आती है वो है हिंसा में आई भारी गिरावट। ये देखिए, गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2010 के मुकाबले हिंसक घटनाओं में 81% की जबरदस्त कमी आई है। और जब हिंसा कम होती है तो उसका सीधा असर नक्सलियों के भौगोलिक प्रभाव पर भी पड़ता है। और ये देखिए कि कैसे रेड कॉरिडोर लगातार सिकुड़ता गया है। जो इलाके LWE प्रभावित माने जाते थे, वो 2018 में 90 थे, और 2025 तक सिर्फ 18 रह गए। तो सवाल ये है कि आज ये संघर्ष देश के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा सिमट कर रह गया है। राज्यवार आंकड़े इसकी एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ अभी भी इसका एपी सेंटर बना हुआ है, और यही वजह है कि हाल के जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं वो यहीं पर केंद्रित रहे हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन ऐसा है जिसे अथॉरिटीज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हैं। ये ऑपरेशन 21 दिनों तक चला। इसमें 31 नक्सली मारे गए और भारी मात्रा में हथियार, आईडीज ये सब बरामद हुए। सबसे बड़ी बात यह कि इससे उनकी 4 बड़ी टेक्निकल यूनिट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह की कामयाबियों के बाद सरकार का फाइनल गोल क्या है? अब बात करते हैं फाइनल पुश की। सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक डेडलाइन सेट की है। तो अब जो पूरी नैरेटिव है वो बदल गई है।
पहले बात होती थी इस संघर्ष को कंट्रोल करने की, एक ऐसा संघर्ष जिसका सपना कभी पशुपति से तिरुपति तक एक कॉरिडोर बनाने का था, और अब बात हो रही है इसके बचे खुचे अवशेषों को पूरी तरह से खत्म करने की। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है कि 2026 की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, तो क्या विकास और सुरक्षा की ये दोहरी रणनीति, ये जो टू प्रोंग्ड अप्रोच है, वो भारत के इन आखिरी बचे हुए संघर्ष के इलाकों को पूरी तरह से बदल पाएगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि भारत के इतिहास का ये दशकों पुराना चैप्टर अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। भारत के अंदर चल रही सबसे पुरानी लड़ाइयों में से एक, नक्सलवाद, अब अपने आखिरी दौर में है, या कम से कम सरकार तो यही मानती है। सरकार ने एक डेडलाइन सेट कर दी है, 2026। तो सवाल यह है कि दशकों से चले आ रहे इस विद्रोह को खत्म करने का प्लान क्या है, और क्या यह डेडलाइन वाकई में पूरी हो पाएगी? चलिए इसी को समझते हैं। और ये डेडलाइन कोई हवा में नहीं आई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये बात कही है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पक्की डेडलाइन है। और इसी के साथ ये दशकों पुराना संघर्ष एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गया है। तो देखते हैं कि इस टारगेट के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है। तो 2026 की इस डेडलाइन को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई, ये संघर्ष आखिर है क्या और इसकी जड़ें कहाँ हैं। नक्सलवाद, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या LWE भी कहते हैं, असल में एक हथियारबंद आंदोलन है। इसकी कहानी शुरू होते है 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से, और इनका मकसद शुरू से ही एक था, हिंसा के रास्ते मौजूदा सरकार और लोकतंत्र को हटा देना। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब ये इतना फैल गया था कि सोचकर देखिए, नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बन गया था। मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसकी पकड़ में था। और इस लड़ाई की कीमत वो बहुत भारी रही है। पिछले करीब 4 दशकों में 17,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इसमें सिर्फ जवान या नक्सली नहीं थे, इसमें आम लोग भी थे, बहुत सारे आम नागरिक। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार का प्लान क्या है? जवाब है एक 4 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 हिस्से हैं और जो इस समस्या पर हर एंगल से हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये हैं वो 4 पिलर्स जिन पर पूरी स्ट्रैटेजी खड़ी है। सबसे पहला, जो हथियार उठा रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस, मतलब सख्त एक्शन। दूसरा, जिन इलाकों में सिक्योरिटी कम है वहां फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ाना। तीसरा और बहुत ज़रूरी, नक्सलियों के पैसे का सोर्स बंद करना। और चौथा, उन दूर दराज के इलाकों में डेवलपमेंट लेकर जाना जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर हम पहले 2 पॉइंट्स यानी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ अप्रोच बहुत अग्रेसिव है। ड्रोन्स, AI, सैटेलाइट, हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 300 से ज़्यादा नए बेस कैंप बनाए गए हैं। 600 से ज़्यादा पुलिस स्टेशनों को मजबूत किया गया है। मतलब पूरा सुरक्षा का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अलावा बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही लोकल लोगों को पुलिस में भर्ती करके एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई से बंदूक से नहीं जीती जा सकती, ये बात साफ है। इसलिए स्ट्रैटेजी का दूसरा बड़ा हिस्सा है नक्सलियों की फंडिंग पर चोट करना। उनका पैसा आता है उगाही से, उस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। और फिर आता है सबसे अहम काम, डेवलपमेंट। प्लान यह है कि जैसे ही कोई इलाका सिक्योर हो, वहां फौरन विकास के काम शुरू करो। सड़कें बनाओ, मोबाइल टावर लगाओ, बैंक और स्कूल खोलो, ताकि वहां के लोगों को सिस्टम से जोड़ा जा सके। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, पर सवाल यह है कि इसका जमीन पर असर कितना हुआ है? क्या यह काम कर रही है? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। और असर तो साफ दिख रहा है। एक टाइम था 2010 में जब करीब 2000 हिंसक वारदातें हुई थीं, और आज 2024 तक ये नंबर गिरकर 400 से भी कम हो गया है। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये 81% की भारी गिरावट है। और ये सिर्फ हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं है। जो रेड कॉरिडोर था वो भी अब सिकुड़ रहा है। सोचिए, 2014 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। आज ये संख्या घटकर सिर्फ 38 रह गई हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे वो भी 12 से घटकर सिर्फ 6 रह गए हैं। मतलब नक्सलवाद का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर ये हुआ है कि अब जानें बच रही हैं।
2014 के बाद से अगर हम देखें तो आम नागरिकों की मौतों में 70% और हमारे सुरक्षा बलों की शहादत में 73% की कमी आई है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। एक और चीज जो तस्वीर को साफ करती है वो है सरेंडर करने वालों की संख्या। पिछले 10 सालों में 8,000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं और मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका मनोबल टूट रहा है और उनका संगठन अंदर से कमजोर हो रहा है। और ये सब सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन से नहीं हो रहा, इसके पीछे वो डेवलपमेंट है जो इन इलाकों तक पहुंच रहा है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 7,700 से ज्यादा मोबाइल टावर्स। जिन गांवों में कभी फोन नहीं लगता था वहां अब नेटवर्क है। 6,700 से ज्यादा बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले हैं। यही वो विकास है जो धीरे धीरे विश्वास की जमीन तैयार कर रहा है। तो आंकड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि जीत बस कुछ ही दूर है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और 2026 की डेडलाइन तक पहुंचना उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या 2026 की ये डेडलाइन वाकई में पूरी की जा सकती है? क्या नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है, या फिर इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये बार बार कहीं ना कहीं से सिर उठाता रहेगा? चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नक्सली वो एक बहुत ही चालाक दुश्मन है। जब वो कमजोर पड़ते हैं तो सीधी लड़ाई से बचते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स, जिन्हें दलम कहते हैं, उनमें काम करते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल, वो आम लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना और अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज की तारीख में उनका सबसे बड़ा और आखिरी किला है छत्तीसगढ़ का अबूझ माड़ जंगल। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, करीब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इतना घना, इतना दुर्गम कि वहां पहुंचना ही अपने आप में एक मिशन है। यही जंगल आज उनकी सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की 4 pronged स्ट्रैटेजी में 2 और चीजें जोड़ने की जरूरत है। पहला, सिर्फ बंदूक उठाने वाले कैडर्स को खत्म करना काफी नहीं है। उनके पूरे पॉलिटिको मिलिट्री स्ट्रक्चर को, उनके शहरी नेटवर्क को तोड़ना होगा। और दूसरा, अबूझ माड़ के लिए एक खास, चारों तरफ से घेर कर किया जाने वाला फाइनल ऑपरेशन चलाना होगा। तो जब हम कहते हैं कि नक्सल मुक्त भारत बनाना है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसकी एक ऑफिशियल परिभाषा है। सरकार के मुताबिक कोई इलाका तब नक्सल फ्री माना जाएगा जब वहां के 98% पुलिस स्टेशनों में पूरे 1 साल तक एक भी नक्सली घटना रिपोर्ट ना हो। तो 2026 की डेडलाइन का असली टेस्ट यही पैमाना होगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। एक तरफ है जबरदस्त कामयाबी, सिकुड़ता हुआ रेड कॉरिडोर और विकास के वादे, और दूसरी तरफ है अबूझ माड़ का वो आखिरी किला और एक ऐसा दुश्मन जो हार मानने को तैयार नहीं। क्या भारत वाकई 2026 तक इस लगभग 50 साल पुराने चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर पाएगा? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि सरकार की रणनीति का दम उस घने जंगल के आखिरी गढ़ में कितना चलता है।